हेलो BLED थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अभी आपका लगभग सारा सिलेबस सोशल साइंस से रिलेटेड ख़त्म हो गया है। ये डिवाइसेस एंड टेक्निक वाले टॉपिक में कुछ युक्तियाँ या प्रविधियों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी, तो इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल है। बाकी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक विषय से रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे टीचिंग टेक्निक्स की। इसके पहले हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आगमन और निगमन विधि और कई और अन्य विधियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम शिक्षण प्रविधियों की बात करेंगे। शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं? जैसे शिक्षण विधि होती है जो कि एक शिक्षण कार्य करने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करती है, स्ट्रक्चर प्रस्तुत करती है और एक लक्ष्य निर्धारित होता है जिसका उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है, किसी विशेष कंटेंट को पढ़ाने हेतु हम विशिष्ट प्रकार की शिक्षण सामग्री के साथ जब हम शिक्षण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलाप करते हैं। कैसे क्रियाकलाप करते हैं कि हम किसी पाठ्य विशेष को पढ़ाने के लिए किस तरह के टेक्निक्स का, कौन कौन सी प्रविधियों का, टेक्निक्स का, कौन सी युक्तियों का प्रयोग करेंगे, वही शिक्षण युक्ति है जो कि पाठ को आगे बढ़ाने का और दिए गए ज्ञान को व्यवस्थित स्टेबल करने का जो है वो एक प्रावधान करती है, स्टेबल करती है। ठीक है, कैसी प्रविधियाँ क्या होती हैं? ये वैसे तो शिक्षण विधि से पूर्णतः भिन्न नहीं है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी हैं, कुछ समानता भी होती हैं। विधियों में भी प्रश्न विधि होती है जैसे, लेकिन प्रश्न युक्ति हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी विशिष्ट प्रकार का कोई, जैसे कौशलों का प्रयोग करते समय भी हम युक्तियों को भी प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधि एक इलैबोरेट प्रविधियों से कहीं अधिक बड़ा विस्तृत कार्य है, जबकि शिक्षण प्रविधियाँ उन विधियों के अंतर्गत, उन विधियों के जैसे आगमन विधि के अंतर्गत और निगमन विधि के अंतर्गत हम नियम से उदाहरण से नियम को फॉलो करते हैं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम किन किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी युक्तियाँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम जिस उद्देश्य को के लिए वो प्रॉपर पाठ्यवस्तु का ज्ञान दे रहे हैं, उस उद्देश्य में हम कितने पूर्ण हो रहे हैं, इसका ज्ञान भी कहीं ना कहीं प्रविधियों के माध्यम से होता है। ठीक, प्रश्न पूछना, विवरण देना, वर्णन करना, तुलना करना, व्याख्या करना, ये सब टीचिंग टेक्निक्स हैं। ठीक, और शिक्षण विधि के अंतर्गत इन उपायों का या टेक्निक्स का या प्रविधियों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण कार्य से सीधी संबंधित होती हैं और पाठ्यवस्तु को आगे बढ़ाने, पाठ्यवस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये शिक्षण अधिगम की सफलता और आकलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, जैसे कुछ ऐसी होती हैं जो पाठ को विकसित करती हैं। ठीक, प्रश्न में क्या होता है, जैसे प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न में विकासात्मक प्रश्न होते हैं, पाठ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पाठ्यवस्तु है, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसको आगे करने का कार्य करती है। ठीक, और कुछ युक्तियाँ ऐसी होती हैं जो भी पढ़ाया गया ज्ञान है उसको स्टेबल करने का, उसको कह सकते हैं स्थायी करने का कार्य करती हैं। जैसे दत्त कार्य, असाइनमेंट दिया, ठीक, या कोई प्रेजेंटेशन करने को कहा, ठीक, समीक्षा हुई, अभ्यास कार्य हुआ, प्रश्नोत्तर से, तो ये क्या है कि दिया, पुनरावृत्ति प्रश्न हुए, ये क्या करते हैं कि आपने कितना क्या पढ़ा, ठीक, और उस पर आपको कितना समझ में आया। अगर आप असाइनमेंट आप अच्छा तभी कर सकते हैं टीचर के द्वारा दिया गया जब आप उसको अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, कोई रिव्यू क्या कार्य करती है, रिव्यू भी यही कार्य करता है कि आपने कितना समझा
उसका जो रिव्यू है वो क्या करता है, पाठ को व्यवहारिक रूप से आपको कितना समझ में आया, उस अधिगम को वो अधिगम कार्य में कितना शिक्षक सफल है, या आप अगर अधिगम करवा रहे एक शिक्षक हैं तो आप कितने सफल हैं, ठीक है, ये समीक्षा के द्वारा जाना जा सकता है। धारण करती है, पुनर्बलित भी करती है, ठीक है। महत्वपूर्ण युक्तियाँ कौन कौन सी है, प्रश्न युक्ति, वर्णन युक्ति, प्रश्न युक्ति क्या है कि आप इसमें बहुत आयत से कहा जाता है कि प्रश्न पूछने में अगर अध्यापक निपुण है तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को पाठ के विषय में या विषय वस्तु के विषय में, किसी कंटेंट के विषय में जानकारी अच्छे से दे सकता है। आप ये आवश्यकता होती है कि जो शिक्षक है वो अपने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में इस युक्ति का प्रयोग करे, और प्रयोग करता भी है। जैसे पाठ के विकास के लिए करता है, पाठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए करता है, विद्यार्थियों से विषय वस्तु की व्याख्या करवाने के लिए करता है, और उसके बाद ये जानने के लिए कि पाठ कितना ग्राह्य हुआ, कितना उसको समझ में आया, ठीक है, इसके लिए भी करता है। पाठ की पुनरावृत्ति हेतु भी प्रश्नों को किया जाता है, ठीक है ना। पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, पाठ का मूल्यांकन करने के लिए भी प्रश्न किए जाते हैं। तो प्रश्न युक्ति विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करके छात्रों के द्वारा अधिगम कितना प्राप्त किया गया, इसका कहीं ना कहीं एक आकलन भी कर लेती है। वर्णन युक्ति की बात करते हैं हम, तो वर्णन युक्ति में भी यही है। वर्णन युक्ति में क्या है, किसी घटना, किसी परिघटना को, किसी तथ्य को, किसी सिद्धांत को कैसे आप मानचित्र के माध्यम से, या जैसे आपको दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखानी है, ठीक है, तो वो आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम। वर्णन किस तरह करेंगे वो आप दिखा सकते हैं। तो अगर मानचित्र की सहायता से, जैसे आप ज्योग्राफी में हैं, आपको विभिन्न पूरे आप ज्योग्राफी जैसे विषय के अंतर्गत आपको लौह अयस्क या लौह या अयस्क किसी भी ऐसे धातु के उत्पादन के क्षेत्रों को बताना है, तो उसका वर्णन आपको मैप के माध्यम से करना होगा। और चाहे भारत के मैप की अगर बात करेंगे तो आप उसमें दिखाएंगे उसमें किस तरह से कौन कौन से राज्य में ये होता है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों यहाँ पर अधिक पाया जाता है, ठीक। विवरण की युक्ति, विवरण की युक्ति क्या है, ये किसी भी शिक्षक को किसी घटना या परंपरा का या त्यौहार का, रहन सहन की किसी कार्यविधि का विस्तृत वर्णन करता है। जैसे हम इतिहास में बताएं कि हम होली क्यों मनाते हैं, ठीक, तो अब होली क्यों मनाई जाती है, इसकी माइथोलॉजिकली स्टोरी से लेकर इसके तथ्यात्मक की नया अन्न होता है, उस समय नई फसल आती है, उसका भी हम ऋतु आगमन का भी जो है उसके लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। और तो होली दिवाली क्यों मनाते हैं, या और कोई त्यौहार क्यों मनाते हैं, या क्या घटना कब हुई, कौन सी यात्रा, तो उसका दृष्टांत मतलब पूरी तरह से जैसा देखा गया वैसा विवरण युक्ति है। व्याख्या युक्ति में क्या होता है, व्याख्या युक्ति में जब तक शिक्षक का विषय पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा तब तक वो व्याख्या विधि को अच्छे से नहीं कर सकता है, ठीक है। व्याख्यान विधि जो है वैसे अगर उपयुक्त और पर्याप्त और टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर नहीं है, संतुलित प्रयोग अगर शिक्षक नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं व्याख्यान युक्ति में सफल नहीं होता है। तो अपनी सीमा, वैसे ये कठिन है क्योंकि हम व्याख्या करते समय कहीं ना कहीं इधर से उधर भटक सकते हैं, लेकिन फिर भी सीमाओं में रहकर अगर शिक्षक इस युक्ति का प्रयोग करता है तो ये बड़े लेवल पर लेक्चर मेथड में मतलब इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है एक्सप्लेनेशन की। उदाहरण युक्ति की बात करें, कोई भी पाठ्य वस्तु है, कोई भी उदाहरण देना, तो सैद्धांतिक रूप से अगर हम किसी चीज़ को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो उसका हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम नदियों झरनों को कहीं नहीं दिखा सकते हैं तो कोई ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी, मतलब उदाहरण दिखा सकते हैं कि अगर कक्षा में अगर हम कोई उदाहरण दे रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, जीवंत हो जाए। जीवंत मतलब क्या है, जीवन से संबंधित हो और ऐसा लगे कि बिल्कुल रियल लाइफ उदाहरण है, ठीक है। अब उदाहरणों में हमेशा विविधता भी लानी चाहिए, हर तरह एक ही तरह के उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों में रुचि हट सकती है। फिर
उद्घाटन ये सब नहीं कर सकते हैं उद्घाटन टेक्निक इसके लिए, और ये औसत दर्जे का जो विद्यार्थी है वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तारतम्यता का होना, विवरण के साथ साथ इसमें सिस्टमैटिक होना चाहिए और तारतम्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, विस्तृत भी होना चाहिए और तारतम्य भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बहुत बोधगम्य होना चाहिए। फिर आता है आपका तुलना। तुलना भी विचारों की, सिद्धांतों की, अर्थ की, ठीक है, ये भी आनी चाहिए तुलना युक्ति। इसमें भी कैसे है कि हम कैसे इस प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी की समानताएं पहले दिखाएंगे कि इसमें इस तरह की समानताएं हैं और इसमें इस तरह की असमानताएं हैं। जैसे आप चरित्र चित्रण करेंगे किसी भी व्यक्ति का, या इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, तो इसमें क्या समानता है, क्या समानता है, क्या अंतर है। ठीक, सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं आप, ठीक, या मांग की लोच की बात करते हैं, तो इसमें आप मांग और पूर्ति में संबंध क्या है, क्या समानता है, क्या संबंध है, तो ये सब आप तुलना युक्ति के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। दत्त कार्य क्या है, अब ये यहाँ तक जितने भी हमने युक्तियाँ बताई ये क्या है, ये पाठ को विकसित कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। और दत्त कार्य क्या है, ये आपके पाठ को क्या कर रहा है कि आपने कितना अधिगम प्राप्त किया, कहीं ना कहीं उसका एक आकलन कर रहा है। ठीक है, दत्त कार्य क्या है, जब आप कार्य करें तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो ज्ञान कितना स्थायी हो, यानी कि अधिगम को स्थायी बनाने का प्रयास इन टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। दत्त कार्य हो, पुनरावृत्ति हो, अभ्यास कार्य हो, समीक्षा हो। ठीक, फिर तो हम ये समझ गए हैं कि आप ये प्रविधियाँ जो है शिक्षण कार्य को सहज बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं और छात्रों के ज्ञान और बोध को तथा उनको कौशलों में पारंगत भी करती हैं। ठीक, और विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाने के साथ साथ उनका व्यवहार, मतलब जो भी वास्तविक जीवन में जो समस्याएं आएंगी, तो अगर दिया गया कंटेंट स्थायी है तो उसका व्यवहारिक ज्ञान भी इन युक्तियों के द्वारा दिया जा सकता है और छात्र व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने में, उनका निदान करने में भी सामर्थ्यपूर्ण हो जाता है। प्रविधियों के द्वारा आप किसी एक समस्या के साथ सिमिलैरिटीज़ करके किसी दूसरी समस्या का भी उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो शिक्षक द्वारा इन विधियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। हालांकि शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल एक साधन है और इन साधनों को कब और कहाँ यूज़ करना है ये शिक्षक को पता होना चाहिए। ठीक है, अभ्यास कार्य जैसे हमने आपको बताया, तो अभ्यास कार्य क्या है, प्रैक्टिस या ड्रिल मेथड है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही विधि को प्रयोग करके बार बार नए नए तरीक़ों से ड्रिल मेथड कराया जाना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा रुचि ले, अभ्यास की महत्ता को समझे। ठीक, जैसे अचानक एक ही ट्रिक से केवल रटाने की पद्धति पे अगर ड्रिल कराई जाएगी तो वो रुचिकर नहीं होगी, तो उबाऊ ना होकर इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम, चाहे वो दत्त कार्य हो, चाहे अभ्यास कार्य हो, चाहे पुनरावृत्ति हो। ठीक, तो ये सारी आपकी प्रविधियाँ हो गई। इन प्रविधियों के अलावा अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो तो आप बताइए। मेरे हिसाब से सब कुछ जो है वो हो चुका है, मतलब जितना भी आपका सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है या किसी चीज़ में आपको परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।